के बाद फिर वही मैं यही कहूँगी कि यहाँ पर तसलसल को बरकरार रखने नहीं दिया गया। और ये जहाँ तक भुट्टो की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसका बड़ा बरस हा बरस नस्लों तक इसका असर चलता है और इसका विज़न जो है वो अपना काम करता है। इस तरह के लीडर का इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने आपसे इख्तिलाफ इसलिए किया कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते ये स्टेटमेंट इस वक्त, ये राय इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो जिसे हम बड़े फ़ख्रिया अंदाज में एक्सेप्ट करते हैं कि लूली लंगड़ी जो जमहूरियत है, चलो यही सही, हमारा सियासतदान भी इसको इसी बड़े फ़ख्रिया अंदाज में एक्सेप्ट करता है। इस सूरत हाल में जब हम बिल्कुल अभी तक हम कंपनी बहादुर के ज़ेर असर हैं, अभी तक हम ग़ुलामी के दौर से गुज़र रहे हैं, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते ये राय। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो राय होती है वो सही होते हुए भी दुश्मन के काम आ जाती है। शामी साहब, नूरुल्लाह शाह साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अच्छा, कंपनी बहादुर घूम फिर के बात ज़ाहिर है वहाँ तक आती है, कंपनी बहादुर तक, इसलिए कि ताकत का मंबा वही है। लेकिन अगर सिर्फ हम ये सोचने बैठ जाएं कि चूंकि कंपनी बहादुर है इसलिए कुछ नहीं हो सकता, तो हमारी जिम्मेदारियां फिर क्या होनी चाहिए कि चंद साल बाद कम से कम हम ये कहने के काबिल हो सकें कि नहीं, अब जो कुछ भी हो रहा है वो कंपनी बहादुर की वजह से नहीं हो रहा, उसके फैक्टर्स कुछ और हैं। वरना यही अप्रोच, मसलन मेरे जो दादा थे वो कहते थे कि जी अंग्रेज़ का दौर था तो हम क्या करते, लेकिन फिर जाहिर है कि एक स्ट्रगल हुई और उसके नतीजे में जियोपॉलिटिकल चेंज आई। जिन जिन ममालिक में, पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क तो नहीं है, इससे ज़्यादा शफाक कंपनियां लैटिन अमेरिका में पाई गई हैं, मिडिल ईस्ट में तो अब तक हैं, इंडोनेशिया ने किस तरह जान छुड़ाई। तो इससे आगे हम क्या कर सकते हैं कि कोई वे आउट निकले और उसकी वजह से हमारी ये वोकैबुलरी भी चेंज हो जब हालात और वाक़यात चेंज हों। देखें उसतुल्लाह साहब, पाकिस्तान एक बड़ा मुनफरिद मुल्क है। पाकिस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बुनियादी हकूक़ हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि इंतखाबात के ज़रिए से हुकूमत तब्दील होगी और बनेगी। और हमारे यहाँ जितनी भी हुकूमतें आई हैं ना, वो इस तसव्वुर को ख़त्म नहीं कर सकी। हमारी जो करारदाद मकासद है जिस पर हम बहुत बहस करते रहते हैं, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि ये मुमलकत जो है ये अल्लाह की है, इख्तिदार अल्लाह का है, लेकिन इसका निज़ाम जो है वो मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए चलाया जाएगा। तो पाकिस्तान में ये जो लोगों को हुकूमत करने का हक हासिल है, उनको अपने नुमाइंदे चुनने का हक हासिल है, ये एक ऐसी बात है जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना ख़त्म किया जा सकता। जब दस्तूर शिकनी होती है ना, वो भी अवाम के नाम पर होती है, और कि भाई अवाम का ये हक जो था वो मजरूह हो रहा था, हम उसे बहाल करने के लिए आए। इसलिए पाकिस्तान जो है वो जिन भी हालात से गुजरा है, उसके रहने वाले जो हैं वो इस तसव्वुर जमहूरियत के साथ वाबस्ता रहे और वो एक आइडियल के तौर पर उनके सामने रहा।
और ये इसको आप लैटिन अमेरिका या मिडल ईस्ट या किसी दूसरे मुल्क से इसकी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते या मुवाजना नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हमारे हुक्मरान, अगर जैसे आपने पहले बात की थी, अगर इनको मुताला करने की आदत हो और इनको कुछ तारीखी शऊर इनके पास में सके, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि वो एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराएंगे। आप तारीख पढ़ेंगे तो उससे सबक हासिल करेंगे ना। जब आप तारीख पढ़ते नहीं हैं तो सबक कैसे हासिल करेंगे? नतीजा यह है कि पाकिस्तान में एक दायरे का सफर जारी है, और ये जो फैज साहब से किसी ने पूछा था ना कि पाकिस्तान के हालात कैसे होंगे, मुस्तकबिल के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि खदशा ये है कि ऐसे ही चलते रहेंगे। तो ये हमारे यहाँ जो अब आसमां का जो कॉलम है, जैसे आपने खुद भी लिखा है अपने उसमें जो तबसरा आपने किया है, कि आमतौर पर कॉलम जो है वो बासी हो जाते हैं, और मैं समझता हूँ जैसे ये कॉलम निगारी जो है ये, और सहाफ़त की जो कॉलम निगारी है वो जैसे होती है, जैसे सब्जी की तरह होती है, बहुत जल्द बासी हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हालात नहीं बदल रहे हमारे, सफर दायरे का है, इसलिए आसमां के कॉलम जो है बड़े रेलेवेंट है आज। वो दायरे से याद आया, वो दायरे का सफर भी खूब रहा, दरमिया में था ही नहीं। तो हिस्ट्री भी हमारी कुछ ऐसे है। आपने की किताब पे जाहिर है कि ये है, पूरी जो मजलिस सजाई गई आपकी किताब के नाम पे, कॉमन थ्रेड, जैसा कि शामी साहब ने फरमाया कि चूंकि हालात ही नहीं बदले तो हमारी गुफ्तगू या तहरीर जो है वो कैसे बदले। तो उस हिसाब से तो जो भी लिखा जाए वो तो बहुत ही बोर होना चाहिए। हालात भी वही हैं, लिखना भी फिर वो नहीं है। तो वो क्या नमक होता है तहरीरों में कि उसके बावजूद बाज़ किताबें जो हैं वो, जैसे किसे कहते हैं ना, सुर को छेड़ देना, दिल के तार को छेड़ देना, वहाँ तक जाती हैं। हालांकि अगर इस कुलिये को मान लिया जाए कि हालात भी वही हैं, तो वो क्या मसाला होता है? आपने लिखते हुए ये महसूस की ये बात, क्या आपको कभी महसूस किया कि आप लिख रही हैं या कलम आपसे लिखवा रहा है? क्या आपको ने कभी ऐसा महसूस किया कि पहली लाइन तो आसमा शिराजी ने लिखी, बाद में आसमा शिराजी ने क्या लिखा खुद आसमा शिराजी को भी नहीं पता? तो इस तरह की रूहानी चीज़ों से आप गुजरती हैं? मैं तो गुजरता हूँ अक्सर, कभी कभी। जी बिल्कुल। कलम मुझे लेके चला जाता है और बदतमीजी करता है कलम के, तू यहाँ अब चुप रहे, अपनी दानिश्वरी ख़त्म कर, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा लिख। बिल्कुल ऐसा कई दफ़ा हुआ वसत साहब, और बल्कि जब मैंने पहला कॉलम लिखा तो मैंने पहले भी ये बात कही, तो आपने मुझे बहुत फ़ोन भी किया और आपने कहा कि, मैंने कहा आप क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। तो वसत साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही, बहुत से लोग यहाँ पे चूँकि लिखने वाले बैठे हैं, तो मैंने कहा बस ये अपने आप को आप कलम पे छोड़ देना। और ये इतना आजमूदा नुस्खा बना मेरे लिए कि वाकई जब मैं सर उठाती थी कई मरतबा लिख के, तो मैं देखती थी तो मैं कहती थी ये तो छपने के काबिल नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा बोल्ड है, लेकिन कलम ने लिख दिया था। वो जो जहन था वो बराह रास्त कलम के साथ वाबस्ता हो गया और वो लिखता चला गया। और मेरा ख्याल है कि लिखने वालों के ऊपर आमद होती है। मैं ये नहीं कहती, ज़ाहिर है कि वही तो नबियों पे होती थी, लेकिन नबी भी इसी उस पे थे, लिखारी थे, लिखने वाले, सोचने वाले थे। हर सोचने वाले के ऊपर होता है, लेकिन जो दिल से सोचता है, जो दिल से, दिमाग से नहीं, जो दिल से सोचता है, उसके ऊपर वाकई आमद होती है। और कलम के ऊपर छोड़ देना चाहिए। मसलन इसी के अंदर बहुत से ऐसे मौज़ूआत हैं, बार बार लिखा है बलूचिस्तान के ऊपर, बार बार लिखा है क्योंकि बहुत कम लोग बलूचिस्तान पे लिखते हैं। कई दफ़ा सोचा कि अच्छा नहीं, क्योंकि इसके बाद तो टेलीफोन आएगा ही आएगा। कई ऐसे मौज़ूआत थे जिसके ऊपर जब मैंने लिखा तो मुझे लगता था कि ये शायद नहीं लिखना चाहिए था उस वक्त, लेकिन जब वो लिख बैठे तो उसके बाद पता चला कि ये तो कलम का फ़ैसला था कि ये लिखना है। तो लिखने के लिए जो पढ़ने की बात हो रही थी कि सियासतदान या हुक्मरान, मैं हुक्मरान कहती हूँ,
अगर पाकिस्तान में सियासतदान हुक्मरान रहे हैं तो आप उनको हुक्मरान मान लीजिए। मेरे लिए तो हुक्मरान के मानी और इस्तिआरे कुछ मुख्तलिफ हैं। जिसके पास ताकत है, इक़्तिदार है, वही मेरे लिए ज़्यादा बड़ा हुक्मरान रहा है और है, अगर वो इक़्तिदार से बाहर भी है। मसलन इस्टेब्लिशमेंट के मानी बदल गए हैं, मेरे नज़दीक इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के मानी बदल गए हैं। इक़्तिदार के और हुक्मरानी के जो तर्ज है वो पिछले 4 साढ़े 4 साल या पिछले 10 साल में तकरीबन वो बदल गई है, अगर हम उसको देखें। अब आज़ादी इज़हार जो है उसके मानी भी बदल गए हैं। अब गालम गलोच को भी आज़ादी इज़हार कहा जाता है, तो फिर क्या किया जाए? अब जो मुख्तलिफ तरीक़े की जो डेवलपमेंट्स हैं वो हुई हैं, आपके जहन में हुई हैं, आपके मुल्क में हुई हैं, आपके माशरे में हुई हैं। आपका आइन जो है वो जो आज़ादियाँ देता है, अब उसी आइन के दायरे में रहते हुए आज़ादी हासिल करके आप मुक़्तदर होने की कोशिश करते हैं, तो ये भी बदला है। तो अब क्या किया जाए ऐसे सिलसिले में? ये दोराहा है जहाँ पे हम खड़े हैं। हुक्मरान किताब पढ़ते हैं मगर सिर्फ हिटलर को पढ़ते हैं। हुक्मरान जो हुक्मरानी करते हैं वो अगर कोई वजारत इत्तलात में है तो वो गोएबल को पढ़ता है। क्या करें, वो पढ़ते हैं। बिल्कुल ये बात दुरुस्त कही थी वड़ाई साहब ने भी और शामी साहब ने भी, कि अपनी मर्ज़ी की चीज़ पढ़ते हैं, या उनकी मर्ज़ी की चीज़ उनको दिखाई जाती है, या उनकी मर्ज़ी की किताब उनको पढ़ाई जाती है। तो इक़्तिदार के और जो निसाब है इक़्तिदार का वो बदल चुका है मेरे नज़दीक। तो मेरा ख़्याल है कि ये सब चीज़ें हैं जो कि कलम को भी बदलने का कहती हैं। अब कलम को और ज़्यादा जो है वो ताकत के साथ आना चाहिए, मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ आना चाहिए। अगर किसी का इजहार जो है वो शायरी में है, वो शायरी का इजहार करे। अगर किसी का इजहार जो है वो किताब लिखने में है, कहानी में है, अफसाने में है, तो मेरा ख्याल है कि वो भी हालात हाज़रा के ही ताबे होता है। और हमने देखा है कि माजी में बहुत से लोगों ने वो लिखा है जो कि उस वक्त के हालात थे। मतलब मंटो साहब ने क्या लिखा? मंटो साहब ने वही लिखा जो उस वक्त के हालात थे, उसके मुताबिक लिखा। फैज़ साहब की शायरी देखिए, सबसे बड़ी बात, फैज़ ने क्या लिखा? फैज़ साहब ने वो सब लिखा जो कि उस वक्त के हालात थे, मारूज़ात थे, वो आमरियतों के दौर में थे। हाँ, कलम आमरियतों में के दौर में लिखना सीख चुका है, अब कलम को फिस्ताइयत के दौर में लिखना भी सीखना आना होगा। तो सुहेल वड़ाई साहब, ये जो अक्सर मुझे नई नस्ल के जो लिखारी हैं, जो कुछ बहुत सौ को तो अक्सरियत को मौका ही नहीं मिलता है, तो अब चूंकि सोशल मीडिया है तो उसी पे अपनी भड़ास निकालते हैं, वो फेसबुक पे या ट्विटर पे थ्रेड्स वगैरह की शक्ल में। वो उनको एक शिकवा है, वो ये कहते हैं कि एक तो हमें ये डर होता है कि पता नहीं कौन इस जुमले का क्या मतलब ले ले, और चूंकि हम ना मुजीबुर रहमान शामी हैं, ना सुहेल वड़ाइच हैं, ना आसमा शिराजी हैं, लिहाजा हमारे ऊपर फ़ौरन नज़ला गिरेगा और हमारे साथ वो हो सकता है जो आप लोगों के साथ शायद ना हो। हम लोगों के साथ भी शायद शुरू में इसी तरह के मसाइल होते होंगे। आप ने इतना कुछ लिख लिया, अब ये जो एक कॉमन चीज़ मेरे सामने आती है नई नस्ल की तरफ से, आप अपने तजर्बे की रोशनी में क्या कहेंगे कि हाउ कैन दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग, जो भी वो लिखना चाहते हैं लिख भी दें, मगर उन पे उस तरह की वो ना हो, सख्ती ना हो, जो कि आम तौर पे बड़े लोगों पे नहीं होती। बहुत शुक्रिया जी। देखें, इसका तो सिखाया गया है हमें, सहाफ़त के उस्तादों ने, अदब के उस्तादों ने, मंटो ने, फैज़ ने, इन सब ने सिखाया है कि कहने का अंदाज़ क्या है। ये तजर्बा सिखाता है आपको कि आपने फस्तायत के दौर में, आमरियत के दौर में किस तरह अपनी बात कहनी है और बचना भी है। और आपने अपनी बात कर देखें, आप इशारे में भी बात करते हैं तो उनको पता चल जाता है जिनके मुतल्लिक़ आप बात कर रहे हैं, और उन तक इतला हो जाती है। और जितना वो इतलाआत से, इंफॉर्मेशन से डरते हैं इक़्तिदार वाले, इतना वो किसी चीज़ से नहीं डरते। जितना वो कैमरे से डरते हैं, जितना तहरीर से डरते हैं, इतना किसी चीज़ से नहीं डरते। वो चाहते हैं चीज़ें छुपी रहें, लेकिन जब आप उनका इजहार कर देते हैं, चाहे इशारे में, कनाए में, तलमी में, और किसी और इस्तारे में, तो उन तक बात पहुँच जाती है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो आप तजर्बा कार होते जाते हैं, आप ये सीखते जाते हैं कि बात कहने का अंदाज़ क्या है, आपने किस तरह से
अपनी बात भी कन्वे करनी है और किस तरह से पकड़े भी नहीं जाना। लेकिन उसमें मुश्किल यह है कि ये जो पीका का कानून है बिलखुसूस, जी, जी। जो सोशल मीडिया पे लगाम दी गई है, ये मेरे और सोहेल वड़ाइच के लिए नहीं है। ये जो नई आवाजें पैदा होंगी या हो रही हैं उनका गला घोंटने के लिए है। तो इनसे कैसे नहीं, देखें, पीका ऑर्डिनेंस को तो सब ने बहैसियत मजमूई रद्द कर दिया। आप देखें इसमें पॉलिटिकल डिवाइड जो और जो जर्नलिस्टिक डिवाइड है, सब ने इसको रद्द किया है। तो इसलिए पीका ऑर्डिनेंस को तो अनएक्सेप्टेबल है। पीका का कानून तो मौजूद है। नहीं, पीका कानून जो ऑर्डिनेंस पिछली दफा आया था वो तो रद्द हो 2016 गया, का हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो लेकिन बुनियादी बात तो यही है कि नई आवाज़ों को बंद नहीं होना चाहिए। ये कहने के नए नए तरीके हैं। जिस तरह कभी रेडियो था, कभी अखबार था, अब सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया की आवाज़ों को आपने सुनना है, टॉलरेट करना है, चाहे उसमें थोड़ी गुस्ताखी भी होगी। लेकिन शुरू में आपको पता है कि येलो जर्नलिज्म कहा जाता था। जब अखबार गुस्ताख थे थोड़े, तो अखबारों को भी येलो जर्नलिज्म कहा जाता था। लेकिन उसी येलो जर्नलिज्म ने 1930s के अमेरिका को बदला। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो थे सारे कौम के, उनको कंट्रोल किया गया इन्हीं येलो जर्नलिज्म ने। तो बाज़ औक़ात आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं, एक लाइन क्रॉस कर रहे होते हैं, लेकिन लाइन क्रॉस करके भी आप कहीं ना कहीं बेहतरी कर रहे होते हैं। तो बाज़ औक़ात हम लाइन क्रॉस भी करते हैं तो वो बेहतरी के लिए करते हैं। तो इसलिए कहने की इजाज़त जो है, बोलने की जो इजाज़त है, इसमें भला है, इसमें सबका भला होता है। मैं जानना चाह रहा हूँ आपका और कलम का रिश्ता, कि कलम से आपका ताल्लुक़ जो है वो दोस्ताना है या बाज़ औक़ात दुश्मनी भी हो जाती है। आप उसे डांटती हैं या वो आपको डांटता है, बदतमीज़ी करता है। आप लिखती हैं या आपके रिफ्लेक्सेस लिखते हैं और आपका नाम दे देते हैं। इनमें से जो भी राज आप खोलना चाहें आप खोल सकते। राज मैं इसलिए नहीं खोलूँगी कि प्रोग्राम आसमा के बारे में है, मेरे बारे में नहीं है। असल में मैं बहुत देर से सोच रही थी कि कुछ अल्फाज आसमा बहुत अच्छा बोली, बहुत ही अच्छा बोली, उसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूं। और अभी वड़ाइच साहब ने जो कहा या आपका जो सवाल था, तो उसमें फिर मैं अपना कलम भी ले आती हूँ कि देखिए, कॉलम लिखना और या लिखना, कहानी लिखना, शेर कहना, तख्लीक करना, ये अपनी जगह बड़ी बात है। लेकिन अगर इत्तफाक से लिखने वाला उस दौर का हो जिस दौर में फाशिज़म भी हो, आमरीत भी हो, उसके हिस्से में ही वो दौर आया हो, और वो अपने कलम के साथ उसमें डट कर खड़ा हो, और फिर अगर वो औरत भी हो और उसकी आवाज़ भी सुनाई देती हो और उसकी आवाज़ से ज़लज़ले भी आते हों, तो उसका हुस्न कुछ और है, उसका कमाल कुछ और है जो आसमां ने किया है। मेरे कलम की बात पूछते हैं, मुख्तसर लफ्ज़ों में ये कहूँ कि ये भी मेरे साथ भी यही इत्तेफाक है कि मेरे हिस्से में जब कलम आया तो मेरे सामने एक बड़ा सख्त समाज था जिसे ललकारना बड़ा मुश्किल काम था। और फिर चंद कदम आगे चली तो मेरे सामने भी ज़िया की आमरीत का ज़माना आया। मुझे बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन मिला लिखने के लिए कि एक तरफ एक बड़ा सख्त समाज था, कोई जिसे ललकार नहीं सकता था, और मैं उस समाज के अंदर बैठी हुई थी, बाहर नहीं थी उसकी खड़ी। और फिर साथ साथ मैंने आमरीत का दौर भी देखा। तो कलम किस तरह काम करता है और किस तरह लिखने वाले को मजबूर करता है कि ये आवाज़ उठा और ये लिख, ये बोल, यही वक्त है तेरे बोलने का। इसका एक हुस्न बहुत ही कमाल का होता है। तो ये इत्तफाकात हैं कि आसमा को भी एक ऐसा दौर मिला, और इसकी खुशनसीबी है आसमा की कि इसे ऐसा दौर मिला जिसमें इसने ललकारा
मेरी भी खुशनसीबी मैं समझा करती हूँ कि मुझे ऐसा दौर मिला कि मेरे एक तरफ समाज था, दूसरी तरफ आमरीत थी और मैं उसके दरमियान से गुज़रती रही। अच्छा, चूँकि नाम तो ज़ाहिर है आसमा की किताब का ही है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है, जो जिस तरह मैं एजेंडा लेके चलना चाह रहा हूँ और मैं खासी हद तक कामयाब भी हूँ उसमें, कि इनमें बहुत सारे अपकमिंग लिखवारीज बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता, हो सकता है उन्हें भी ना पता हो कि वो लिखेंगे आगे चल के। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी आपकी ज़िंदगी का निचोड़ या तजुर्बात हैं लिखने के हवाले से, उनमें से अगर एक जुमला भी उनको लड़ जाए तो इस प्रोग्राम की कामयाबी होगी। तो इसलिए मैं बार बार जो है वो फ़नी गुफ्तगू जो है उस पर ज़ोर दे रहा हूँ, आप सबके तजुर्बात, ताकि उनमें से कुछ ना कुछ पहुँच सके। शामी साहब, मेरे साथ एक अक्सर तजुर्बा होता है लिखते हुए कि बाज़ औक़ात अचानक से लिखते लिखते कलम रुक जाता है। वो इसलिए कि वो मुझे हैरत से देखता है, वो कहता है तुझे शर्म नहीं आती ये बात लिखते हुए, या तू ये बात क्यों लिख रहा है, तेरे साथ गड़बड़ हो सकती है, या ये बात जो है बहुत ही आमियाना है, मतलब तेरे लिए अहम होगी लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लिखने वाले के लिए भी अहम हो। तो इस तरह की मरहले मुझे आते रहते हैं जब भी मैं लिखता हूँ, और कभी कभी कलम खुश भी होता है कि या क्या क्या लिखा है, वो सारी कैफियत। आपकी कलम के साथ डांट डपट या जो एक होता है एक दूसरे की बेइज्जती करने का जो एक मामला होता है कलम का और लिखारी का, उसका तजर्बा अगर हुआ हो तो बताइए आप। देखिए वसतुल्लाह खान साहब, ये कलम का और जो अहले कलम है या साहिब कलम है, जो उनका रिश्ता है, ये बड़ा अजीब रिश्ता है। जिसके पास कलम है, अगर उसके दिल में चोर है तो फिर वो कलम का सामना नहीं कर सकेगा। खौफ जो होता है या हवस जो होती है या लालच जो होता है, वो दिल के अंदर होता है, इंसान के अंदर होता है, कलम में नहीं होता। कलम तो उसका एक टूल है। तो जितना आप साफ होंगे उतना ही कलम जो है बेबाक होगा, और जितना आप उलझे हुए होंगे और आपके अहदाफ कुछ और होंगे तो कलम जो है वो बेवक़्त भी हो जाएगा और बेअसर भी हो जाएगा। अब यहाँ हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं अपनी बहन के बारे में, उनके कॉलम के बारे में, देखिए किसी औरत पर जो सबसे संगीन हमला होता है वो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन। मर्द जो हैं ये हमला फिर भी सहार जाते हैं। औरतों के लिए इस इंतहाई मुश्किल वक्त होता है, और अगर आप उनको स्कैंडलाइज करें और उनके किरदार पर हमलावर हों, तो आपने देखा कि आसमा ने ऐसे लम्हात आए उसकी ज़िंदगी में कि जब उनको स्कैंडलाइज किया गया, उनके बारे में कैंपेन चलाई गई, उनको हदफ बनाया गया, लेकिन उनके अपने किरदार की मजबूती थी जिसने उनको उसी तरह खड़ा रखा, और वो हमलावर पसपा हो गए और रुसवा हो गए। अगर उनकी अपनी शख्सियत में झोल होता तो कभी उनका कलम जो है वो उस रास्ते पे ना चलता जिस रास्ते पे वो चली। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा ताल्लुक है जैसे आईने के सामने आप खड़े होते हैं। अगर वो बात कह रहा हूं जो मैं करता नहीं हूं, वो बात लिख रहा हूं जिस पर मेरा अकीदा नहीं है, अगर तो उसका मतलब यह है
मैं नहीं समझता कि वो ऐसी तहरीर जो है वो पायदार हो सकती है और ऐसे अल्फाज जो है वो कोई असर दिखा सकती है। तो जो लिखने वाले हैं उनको कलम के और अपने दरमियान फासले को कम करना चाहिए। जितना फासला कम होता जाएगा उतना ही आपकी तहरीर जो है वो जानदार होती जाएगी। हेलो, मुझे पर्ची मिल गई है कि प्रोग्राम वाइंड अप करना है। एक चीनी मकूला है, मैं उस पर आपसे वन लाइनर जानना चाह रहा हूँ ताकि 4 वन लाइनर मेरे पास आ जाए। वो मकूला ये है, और ये चाइनीज सिविलाइजेशन कोई 2500 साल की तो है कम से कम, कि हब्स का मौसम चावल और जहनी तख्लीक के लिए बेहतरीन मौसम होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ साथ ये भी इजाफा कर लीजिए कि जो आपके दुश्मन हैं वो आपके सबसे बड़े खैर खा भी बन जाते हैं। तो अपने दुश्मनों से भी प्यार करना चाहिए, और उनका मैं तो शुक्रगुजार उनकी हूँ कि अगर वो नहीं होते तो मैं ना लिख सकती इस तरह से, ना सोच सकती। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हब्स का मौसम चावल और जहनी तख्लीक के लिए बेहतरीन मौसम होता है। हम तो वो लोग हैं जो हब्स वाली जगह ढूंढते हैं और अंदर दाखिल हो जाते हैं। कहाँ कहाँ हब्स है हमें बताओ, और वहाँ वहाँ हम चले जाते हैं और लिखते हैं। लेकिन अभी एक और सवाल आपने अभी किया था कि नौजवानों को जो बात दिल से लग जाए कलम के हवाले से, ये एक इजाफी बात हो जाएगी, मगर मैं कहना चाहूँगी नौजवानों से ही कहना चाहूँगी, क्योंकि हम बार बार कलम की बात कर रहे हैं। कलम और कीज़ ये दो अलग चीज़ें हैं। आप उस ज़माने में हैं जहाँ कीज़, जहाँ आप लैपटॉप पर लिखते हैं, जहाँ मोबाइल की कीज़ पर लिखते हैं, टच करते हैं, ये दो अलग चीज़ें हैं। कलम जब था, सिर्फ कलम था, तो वो खुद भी बोलता था। वो कहता था कि सोच तेरा लफ्ज़ सही है या नहीं है। कीज़ पर जब उंगलियां चलती हैं तो कीज़ बोलती नहीं हैं, वो तैयार बैठी हैं कि हमें कोई टच करे और हम अल्फाज बनते जाएं। इसीलिए बुरे अल्फाज जो हैं, गाली और बुरे अल्फाज, तकलीफ दा अल्फाज तेज़ी से निकलना शुरू होते हैं। अगर कलम वाली आदत आप नौजवान अपनी उंगलियों में डाल दें और लम्हे भर को ठहर जाएं कि लफ्ज़ सही है या नहीं है, तो आपकी उंगलियां आपसे बात करना शुरू करेंगी कलम की तरह। जी शामी साहब। जनाब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, अगर चैलेंज दरपेश ना हो तो आपकी सलाहियत जो है वो निखर के सामने नहीं आती। किसने कहा ना, जो दुश्मन गए के दोस्त हमारे चले गए। आप देखें दौरे गुलामी में कैसा अदब तख्लीक हुआ है हमारे कितने बड़े शायर, इकबाल, गालिब, उसके बाद आप देखिए वो ज़फ़र अली ख़ान, उसमें आ जाएं, और हसरत मोहानी। अब ये दौरे गुलामी में ये लोग पैदा हुए। दौरे गुलामी पार्ट 2 जो 47 के बाद है, उसमें भी बड़े लोग पैदा हुए। उसके बाद भी हाँ, अगर आज़ादी मिल जाती अपने पूरे मफहूम के साथ तो शायद फिर मौज़ूआत कुछ और होते। फिर समाज जो था ज़्यादा उस पर तवज्जो होती, इक़्तिदार पर तवज्जो कम होती। लेकिन क्योंकि ग़ुलामी जो है हमारी ख़त्म होने के बाद भी वो कुछ उसने थोड़ा सा भेस बदला है। आज़ादी की सूरत में ज़रूरी हुई तो एक इसके इसीलिए यहाँ ज़रूरत महसूस हुई। देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, मैं पढ़ता था, मैट्रिक में पढ़ता था या एफ ए में, कि जब मैंने
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बयान पढ़ा जो अदालत के सामने उन्होंने दिया था, कौल फैसल के नाम से शाया हुआ। उसमें वो कहती हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नाइंसाफियां जंग के मैदानों में हुई हैं या अदालत के ऐवानों में। और फिर मजिस्ट्रेट को कहते हैं, मिस्टर मजिस्ट्रेट, मैं और तुम तारीख के दो किरदार हैं, मैं अपनी बात कहता जाता हूं तो अपनी बात लिखते जाओ। वाह। और फिर मैं स्याह को सफेद कहने से इनकार करता हूं। तो जब मैंने वो पढ़ा बयान उनका, तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं अखबार नवीस बनूं और कभी ऐसा मौका आए तो मैं ऐसा ही बयान दूंगा। तो जब वो मार्शल लॉ में मुझे पकड़ा गया 72 में, तो हमने कहा हमने मार्शल लॉ अदालत का बाइकआउट करना है। हम 5 दोस्त थे, सबने कहा अपना अपना बयान लिखो। आप यकीन करेंगे कि मैंने 10 मिनट में अपना बयान लिख दिया। वो बयान मेरे अंदर लिखा हुआ बरसों से मौजूद था। फौरन मैं उसे कागज पे उतार दिया कि हम इसको तस्लीम करने से इनकार करते हैं और सफाई पेश नहीं करेंगे अदालत। तो ये अगर ये रात ना हो तो फिर उजाले का मामला होगा। तो मेरा ख्याल ये जो चैलेंज दरपेश है, क्योंकि आपको रोका जाता है, आप पे पाबंदी लगाई जाती है, आप पे तोहमतें लगाई जाती हैं, तो फिर वो चैलेंज है जिसको आप कबूल करते हैं और फिर आसमा शरादी बन जाते हैं और हम उनको सलाम भी पेश करते हैं। आखिरी लाइन। जी देखें, जो दुनिया की जो बेहतरीन ट्रेजेडीज़ हैं वो पुरसकून अदवार में लिखी गई हैं, और जो कॉमेडी लिखी जाती है वो फस्तायत के दौर में, जुल्म के दौर में, आमरीत के दौर में लिखी जाती रही है। इसलिए ये हवस ज़दा माहौल में लिखना जो है ये बड़ा आसान होता है, क्योंकि उस पास इतनी आजमाइशें होती हैं कि उनमें आप अपने भरपूर इजहार कर सकते हैं। तो आज इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा इसी कास्ट के साथ कभी मिले तो मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। भरे हुए हाल का बहुत बहुत शुक्रिया और आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो अहमद शाह साहब का शुक्रिया जो ये सिंध से आ गए हैं हमें मेला लेके अपना, माशाल्लाह। तो अहमद शाह साहब, आपकी इजाज़त से मैं कंक्लूड कर दूं प्रोग्राम। सवाल ही तो इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। बहुत शुक्रिया आपका।